लोगों ने एल्केन्स में रिडक्शंस की बात की थी, जिसमें क्लीमेंसन रिडक्शन और वुल्फ केशनर रिडक्शन से एल्केन्स की प्रिपरेशन हो गई थी। इस लेक्चर में रिडक्शंस को आगे बढ़ाएंगे और हम जो पढ़ने जा रहे हैं उस रिएक्शन का नाम है रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। अगर एल्काइल हैलाइड की बात करें तो एल्काइल हैलाइड है RX। अगर इसका रिडक्शन कराएं, रिडक्शन का साइन तो मैंने आपको बताया था, ये नेसेंट हाइड्रोजन की तरीके से बनाएंगे। ये साइन है रिडक्शन का, तो उससे हमारा एल्केन फॉर्म हो जाए। ये एल्काइल हैलाइड है और ये एल्केन। कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे यूज किया जाए? देखिए, रिड्यूसिंग एजेंट्स के लिए हम लोग बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे पहला है जिंक HCl या जिंक एसिटिक एसिड या जिंक कॉपर प्लस C2H5OH। जिंक कॉपर कपल इसलिए यूज किया जाता है जिससे कि जिंक की स्ट्रेंथ बढ़ जाए। और क्या यूज कर सकते हैं? LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, LAH कहते हैं। और क्या यूज कर सकते हैं? NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, SBH कहते हैं। और क्या यूज कर सकते हैं? PH3SNH ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड, ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड। सबसे पहले मैं जो बात करूंगा वो मेटल और एसिड की बात करूंगा। पहली बात, मेटल प्लस एसिड, इसकी बात कर लेते। जो मेटल है वो Mn पॉजिटिव बनाएगा और साथ में N इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। जो एसिड है वो HN बनाएगा और इन दोनों रिएक्शन के होने के बाद एसिड का HN मेटल के इलेक्ट्रॉन को लेके नेसेंट हाइड्रोजन बना। और आपको मालूम है कि नेसेंट हाइड्रोजन इज ए वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ये मेटल और एसिड की बात कर। अब आप कहोगे सर यहां तो आपने जिंक कॉपर के साथ एल्कोहल यूज किया। जी हाँ, स्ट्रेंथ बढ़ा दी तो मैं एल्कोहल का यूज कर सकता हूं। स्ट्रेंथ अगर बढ़ा दी जिंक की तो मैं एल्कोहल का यूज कर सकता हूं। यहां लिख देता हूं, जिंक कॉपर कपल is used to increase the strength
ऑफ जिंक। और इसलिए जब मेटल की स्ट्रेंथ बढ़ गई तो हम उसको अल्कोहल के साथ यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर प्रॉपर जिंक हम यूज करेंगे, जिंक मेटल, तो या तो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, कंसंट्रेटेड HCl के साथ, एसिटिक एसिड के साथ, या जिंक के साथ हम NaOH का यूज भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने थोड़ी सी स्ट्रेंथ बढ़ाई तो हम जिंक कॉपर के साथ अल्कोहल का भी यूज कर सकते हैं। तो मेटल और एसिड एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये एल्काइल हैलाइड्स को एल्केन में रिड्यूस कर देंगे, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं अगर RCl की बात करूं और जिंक एसिटिक एसिड की बात करूं, जिंक HCl की बात करूं, मालूम चले जिंक HCl की मैं बात कर लेता हूं, RCl के साथ रिडक्शन करा रहा हूं, तो हमारे पास RH और ZnCl2 रिलीज हो जाएगा। कहने का सीधा सीधा मतलब है कि नेसेंट हाइड्रोजन एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके से बिहेव करेगा, और जो है एल्काइल हैलाइड्स को एल्केन में रिड्यूस कर देगा। मान लीजिए कि हम यहां पर CH3CH2Cl, इसका रिडक्शन जिंक HCl से कराएंगे, तो यहां बन जाएगा CH3CH3, ये रिड्यूसिंग एजेंट है जो नेसेंट हाइड्रोजन दे के CH3CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहां पर हमको ZnCl2 रिलीज। इस तरीके से प्रॉपर रिडक्शन हो। ध्यान रखिएगा, जो मेटल है उसको पहले बहुत अच्छे से साफ करेंगे और फाइनली पाउडर्ड कर देंगे। फाइनली पाउडर्ड करने से मेटल में सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाएगा, नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स बढ़ जाएंगी, और कैटालिटिक एक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी। तो कैटालिटिक रिडक्शन कहा जा सकता है इसे। अच्छा, अब हमारे पास बचता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड और ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड। चलिए भैया इसकी भी बात करते हैं। देखो बच्चों, हमारे पास बचा LaH, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ध्यान देंगे, इट इज यूज्ड टू रिड्यूस प्राइमरी एंड सेकेंडरी हैलाइड्स। ऐसा क्यों? हाइड्राइड है, H निगेटिव रिलीज करेगा। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लूजेस हाइड्राइड आयन। हाइड्राइड आयन डोनर है, मैं कह सकता हूं H निगेटिव डोनर। ठीक है, अगर ये हाइड्राइड आयन डोनर है तो RX में से, ध्यान दो, RX को जब मैं LaH के साथ रिड्यूस कराऊंगा तो X निगेटिव निकल जाएगा, माइनस X निगेटिव प्लस H निगेटिव। X निगेटिव निकल रहा है और H निगेटिव जा रहा है। निगेटिव चार्ज वाले मैंने क्या बताए थे, न्यूक्लियोफाइल, बन तो जाएगा RH एल्केन, लेकिन एक न्यूक्लियोफाइल निकल गया, X निगेटिव निकल गया और H निगेटिव आके जुड़ गया। तो यहां लिख लीजिए, विद प्राइमरी एंड सेकेंडरी हैलाइड्स with LaH we got SN reaction. हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता। ठीक है,
तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड में क्यों नहीं होता भाई? टर्शरी अल्काइल हैलाइड में एलिमिनेशन प्रोसीड कर जाता है और इसीलिए टर्शरी अल्काइल हैलाइड एल्कीन्स दे देते हैं। ध्यान दीजिएगा, with tertiary alkyl halide LAH gives elimination reaction and gives eliminated स्पेलिंग सही कीजिए, eliminated प्रोडक्ट। ये ध्यान रखने वाली बात। जैसे देखिए, अगर मैं CH3 CH2 Cl की LAH के साथ रिएक्शन कराता हूं तो मुझे CH3 CH3 मिल जाए। एल्केन having same number of carbon as in parent halide। लेकिन अगर मैं यहीं पर टर्शरी अल्काइल हैलाइड ले लूं, ये प्राइमरी है। अगर यहां पे मैं टर्शरी हैलाइड ले लूं और मैं LAH से रिएक्शन कराऊं तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड में HCl निकल जाएगा। H यहां से, Cl यहां से, H यहां से निकल जाएगा, Cl मैं ऐसे लिख देता हूं इसको बेटे, CH2H, ये वाला पार्ट निकल जाएगा HCl, और HCl के निकलते ही यहाँ पे जो बन जाएगा दैट इज एल्की। एलिमिनेशन प्रोडक्ट, एलिमिनेशन मतलब किसी चीज का निकल जाना, कोई चीज गायब हो जाए, वो एलिमिनेशन। एडिशन किसी चीज का जुड़ जाना, सब्स्टिट्यूशन एक निकलना दूसरा जुड़ना। तो प्राइमरी और सेकेंडरी के साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से एल्केन बन जाएगा LAH के साथ। लेकिन टर्शरी अल्काइल हैलाइड जो होगी, टर्शरी अल्काइल हैलाइड यानी हेलोजन किससे लगा है? टर्शरी कार्बन से लगा हुआ है तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड। हेलोजन प्राइमरी कार्बन से लगा हुआ है तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अच्छा, मैं मिक्स कर लेता हूं, देखो मान लीजिए मैंने मिक्स कर लिया, यहां पर मैं इसी कंपाउंड में ये टर्शरी कार्बन पे हैलोजन लगा, ये टर्शरी हैलाइड है, और ये प्राइमरी कार्बन पे हैलोजन लगा, ये प्राइमरी हैलाइड। एक ही कंपाउंड में दो हैलोजन ग्रुप लगे, एक बार वो प्राइमरी कार्बन से लगा और एक बार वो टर्शरी कार्बन से। अगर आपने इसमें LAH लगा तो बेटा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड तो SN1 रिएक्शन देकर यहां हाइड्रोजन दे देगा, Cl निकल जाए और इसको CH3 में कन्वर्ट कर दे। लेकिन ये जो टर्शरी हैलाइड, क्या आपको समझ में आ रहा है? बोलिए।
एस टर्शरी हैलाइड एलिमिनेशन दे दो और एल्कीन बन जाए। इसका मतलब यहां से हम लोगों को एल्केन नहीं मिलेगा अगर टर्शरी भी, तो टर्शरी के साथ ध्यान रखिएगा, टर्शरी के साथ कभी भी LAH का यूज नहीं करें। अगला पॉइंट है NaBH4। अगर मैं NaBH4 की बात करूं, SBH सोडियम बोरोहाइड्राइड प्राइमरी हैलाइड के साथ नो रिएक्शन, सेकेंडरी एंड टर्शरी हैलाइड एसएन रिएक्शन देते हैं और गिव्स एल्केन्स। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में Cl निगेटिव निकल जाएगा, Br निगेटिव निकल जाएगा, I निगेटिव निकल जाएगा और H निगेटिव जुड़ जाएगा। एक Cl निगेटिव निकल रहा है, H निगेटिव जुड़ रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल गया, दूसरा न्यूक्लियोफाइल आया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। चलिए बात करते हैं, पहले ये बात कीजिए, यहां एक प्राइमरी हैलाइड है और यहां एक सेकेंडरी हैलाइड। आपने NaBH4 के साथ रिएक्शन कराई, NaBH4 प्राइमरी हैलाइड के साथ कोई रिएक्शन नहीं शो करता, लेकिन सेकेंडरी हैलाइड में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करके और इसे एल्केन में कन्वर्ट करते, तो सेकेंडरी हैलाइड तो रिड्यूस हो जाएगा, प्राइमरी वाला बचा। अच्छा, अगर मैं इसकी LAH से कराऊं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को रिड्यूस कर सकता है, तो LAH इस केस में एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट निकलेगा इन कंपैरिजन टू NaBH4, क्योंकि NaBH4 प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को रिड्यूस नहीं करता। अच्छा, अब मान लीजिए कि इस तरीके का कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना रहा हूं इसे, चलिए ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है और इसी कंपाउंड में इस कार्बन में टर्शरी हैलाइड भी लगा, तो ये वाला पार्ट तो प्राइमरी कार्बन से लगा हुआ हैलोजन प्राइमरी हैलाइड और टर्शरी कार्बन से लगा हुआ हैलोजन टर्शरी हैलाइड। अगर इसकी मैं रिएक्शन कराना चाहूँ तो जरा ध्यान से देखिए, और मुझे एल्केन बनाना, तो सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा, मैं NaBH4 से रिएक्शन करूंगा, SBH या NaBH4। NaBH4 टर्शरी हैलाइड को SN रिएक्शन करके एल्केन में कन्वर्ट, लेकिन NaBH4 प्राइमरी हैलाइड के साथ कोई रिएक्शन नहीं। तो पहले NaBH4 से कराऊंगा, उसके बाद इसकी रिएक्शन LAH से रिडक्शन कर। ध्यान देना, मैंने पहले LAH यूज नहीं की, अगर मैं पहले LAH यूज करता तो फर्स्ट वाली रिएक्शन की तरीके से एल्कीन बन जाता टर्शरी की जगह। मुझे टर्शरी को बचाना है, मुझे तो एल्केन बनाना, तो मैं यहाँ एल्कीन नहीं बनने दूंगा, मैं पहले NaBH4 से रिएक्शन कराऊंगा, उसके बाद बने हुए प्रोडक्ट की रिएक्शन LiAlH4 से कराऊंगा, जिससे कि प्राइमरी हैलाइड भी रिड्यूस हो जाए and we will get this product. तो यहां पर NaBH4 से ने
टर्शरी को रिड्यूस किया और LiLH4 ने बाद में प्राइमरी को रिड्यूस किया। अगर आप पहले ही LiLH4 यूज करा लेते तो यहाँ पे एल्कीन बन जाती और फिर एल्केन नहीं मिलता। तो साइंटिस्ट ने दोनों ही तरीके हम लोगों को बताया। बेटे ध्यान देना, आप लोगों से मैंने एक रिड्यूसिंग एजेंट छुपा लिया है जिसका नाम है HIN रेड फास्फोरस। मैंने उसको यहाँ नहीं बताया क्योंकि मैं उसको अगले स्टेप में बताने जा रहा हूँ। एक अगली रिएक्शन है, वो भी रिडक्शन की है। HIN रेड फास्फोरस इज ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। आप कहोगे सर ये नहीं थे, ये भी थे, लेकिन HIN रेड फास्फोरस इनका भी बाप। It is a very very strong reducing agent and it can reduce any of the component directly into alkanes. कोई भी कंपोनेंट हो तो डायरेक्टली एल्केन में कन्वर्ट हो सकता है। HIN रेड फास्फोरस की बात करते हैं। मैं लिख देता हूं, नेक्स्ट रिएक्शन रिडक्शन ऑफ alkyl iodides alcohols carbonyl compounds मतलब एल्डिहाइड एंड कीटोन and acid with HI and red phosphorus। थोड़ी सी बातचीत इसके बारे में समझिए। HI खुद में ही काफी ताकतवर रिड्यूसिंग एजेंट, फिर ये रेड फास्फोरस डालने की क्या जरूरत थी? HI खुद में ही बहुत अच्छा है, रेड फास्फोरस जबरदस्ती डाल दी? नहीं, जबरदस्ती नहीं डाल। केमिस्ट्री में हम कोई भी रिएजेंट जो यूज करते हैं उसमें जितना भी प्रोपोर्शन में जो भी चीज डालते हैं उसका एक यूटिलिटी होती है। मुफ्त में कोई चीज नहीं डाली जा सकती, ज्यादा पैसा लगेगा मार्केट में चीज उतारनी, ज्यादा पैसा लगेगा तो उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी। साइंटिस्ट कहता है कि रिएजेंट में फिक्स प्रोपोर्शन में वही अमाउंट डाला जाएगा जिसकी जरूरत। इसका मतलब रेड फास्फोरस की कोई ना कोई जरूरत तो बनी गई हो, अन्यथा मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि HI इटसेल्फ इज ए वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। HI अकेले ही बहुत अच्छा रिड्यूसिंग। फिर क्या प्रॉब्लम हो जाती है, क्या समस्या हो जाती है कि हमको रेड फास्फोरस डाल। देखो मैं बताऊँ, मान लीजिए RI और इसकी आपने HI के साथ रिएक्शन करा। मैं कुछ बना नहीं रहा, चलो बनाता हूं, मैं मिटा दूं। होता क्या है, ये रिएक्शन होती है RH प्लस I। अब समस्या आई है कि ये जो I2 है ये वापस एल्केन के साथ रिएक्शन कर लेता, मतलब इट इज ए टाइप ऑफ रिवर्सिबल। थोड़ा सा इसको हटाऊंगा मैं, और RH दोबारा I2 से रिएक्शन करके RI और HI बना देते। क्या करें, बड़ी समस्या। अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है लेकिन रिएक्शन रिवर्सिबल। I2 तुरंत HI के साथ रिड्यूस कर रिएक्ट कर जाता। साइंटिस्ट कहता है कि किसी भी तरीके से इसको बचाना पड़े। तो इस I2 को बचाने के लिए करते क्या है, ये I2 रेड फास्फोरस के साथ रिएक्शन करते, जैसे I2 बनता है वो रेड फास्फोरस रिएक्शन कर लेता है और PI3 की फॉर्मेशन। और ध्यान देना कि जो PI3 है डज नॉट reacts with alkane।
PI3 एल्केन के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करता। यही कारण है कि इस I2 को यहां से हटाने के लिए, भाई चूंकि अगर I2 दोबारा रिएक्ट करके वापस बना लेगा तो रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगी, तो परसेंटेज यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट विल डिक्रीज अल्टीमेटली। When the percentage yield of the product will decrease, will the reaction will be a better reaction for the formation of alkane? No, it will not be a better reaction. तो इसको अच्छी रिएक्शन बनाने के लिए हम लोगों ने क्या काम किया, HI के साथ रेड फास्फोरस मिला लिया, बनने वाली I2 निकलने वाली I2 फास्फोरस के साथ रिएक्ट करके PI3 में कन्वर्ट हो जाएगी। PI3 दोबारा एल्केन से रिएक्ट नहीं करेगा और ये रिएक्शन इरिवर्सिबल में कन्वर्ट, और हमको एल्केन्स का अच्छा यील्ड मिलेगा। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, लिखे रहने देता हूं, थोड़ा सा इसको हटा लो बस। मैं आप लोगों को आगे लिए चल रहा हूं। देखो होता क्या, RI इस तरीके से टूटेगा, एक तरफ H और एक तरफ I, इन प्रेजेंस ऑफ HI एंड रेड फास्फोरस। ध्यान रखना रेड फास्फोरस एक पॉइजनस सब्सटेंस, वैसे इसमें यहाँ पॉइजन कोई जरूरत नहीं, यहाँ तो कैटलिस्ट बढ़िया बना, कैटलिस्ट HI एक रिएजेंट है जिसके साथ निकलने वाली I2 के साथ रिएक्शन करके PI3 बना ले रहा है। लेकिन हाँ ये ध्यान रखना आवश्यक है कि रेड फास्फोरस जो है ये पॉइजनस होता है, ध्यान रखिए। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इनसाइड अवर बोन्स। अब जरा ध्यान दीजिए, क्या बना लेगा, RH बना लेगा और I2 निकल जाएगा। ये I2 रेड फास्फोरस रिएक्शन करके PI3 बना लेगा, तो ये रिएक्शन रिवर्स नहीं हो पाएगी एंड वी विल गेट ए प्रॉपर यील्ड ऑफ एल्केन्स, एल्केन बन। अगर मैं कोई एल्कोहल ले लूं ROH, तो मुझे यहाँ जो है ROH की 2 मोल HI के साथ रिएक्शन करानी पड़ेगी इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। मुझे RH मिल जाएगा प्लस I2 रिलीज। ठीक है भैया, कैसे हुआ देखो, पहला मोल, थोड़ा पेन चेंज करता हूं, मैकेनिज्म तो नहीं है लेकिन हाँ स्टेप समझ में आ जाएंगे आप। पहला मोल रिएक्ट किया यहां से, और यहाँ I और यहाँ H, ये पहला मोल HI का रिएक्ट, तो बना दिया RI प्लस H2O, यहां लिख दो। अब क्या हुआ, अब ऐसा हुआ कि दोबारा से दूसरा मोल रिएक्ट किया इस RI के साथ, दूसरा मोल HI का रिएक्ट किया, ये बॉन्ड यहां से टूटा, यहां बचा H और यहां बना I, तो RH बन गया और I2 रिलीज। समझ बात आई क्यों 2 मोल HI लिखा था। चलिए अगर कार्बोनिल कंपाउंड हो तो मैं बना ले रहा हूं RCH, इसको 4 मोल HI के साथ रेड कराना पड़ेगा और ये RCH3 बन जाएगा प्लस 2I2 प्लस H2। यहां पर भी H2O निकला है तो यहां पर भी I2 प्लस H2O लिख सकते हो आप, मेन प्रोडक्ट। पहला H2O निकला है, फिर जो HI ने दोबारा रिएक्शन किया है तो I2 निकला। पहले स्टेप में H2O, दूसरे स्टेप में I2, टोटल रिएक्शन ऐसे लिखी जा सकती है ब्लू वाली। तो ब्लू वाली में पहली रिएक्शन ये, दूसरी रिएक्शन और तीसरी रिएक्शन ये।
अच्छा, इसमें 4 मोल HI क्यों यूज हुआ, देखो बेटा, फिर दोबारा से स्टेप्स इसके बता रहा हूं मैं आपको। पहले 2 मोल HI इस एल्डिहाइड को एल्कोहल में रिड्यूस किया RCH2OH। फिर 1 मोल HI ने इस एल्कोहल को RCH2I में रिड्यूस किया, और फिर 1 मोल HI ने यहां से ब्रेक डाउन होके H और I2 यहां चला गया और RCH3 यहां। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि I2 निकल गई, H2O निकल गया और RCH3। टोटल कितने कितने मोल यूज हुए, 2 मोल HI यहाँ, 1 मोल HI यहाँ, 3 मोल हो गए, और चौथा मोल HI यहाँ। तो पहले एल्कोहल स्टेप वाइज होगी, मैं ये नहीं कह रहा कहीं पर रुक जाएगी, डायरेक्ट यहीं पे जाके रुकेगी, लेकिन स्टेप वाइज। और ये क्या था हमारे पास, देखो ये वाला पार्ट जो था हमारे पास वो एल्किल हैलाइड था, ये वाला पार्ट जो था हमारे पास वो था एल्काइल आयोडाइड। ये जो ग्रुप था ये एल्कोहल, एल्कोहल से एल्केन बना लिया। ये जो ग्रुप था ये एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से एल्केन बना लिया। अब चौथा जो आपको ग्रुप मिल रहा है कीटोन, कीटोन की भी रिएक्शन बिल्कुल सेम इसी तरीके से होगी। अगर आप चौथा ग्रुप लेना चाहते हो कीटोन, मैं ले लेता हूं RCOR, इसकी भी 4 मोल HI से रिएक्शन होगी। पहले अल्कोहल बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल, और उसके बाद वो एल्किल आयोडाइड में, और एल्किल आयोडाइड बाद में एल्केन में। 4 मोल HI यूज हो जाएंगे, बन जाएगा RCH2R प्लस 2I2 प्लस H2। ये भी एल्केन बन, किससे, कीटोन्स। बाकी सब में भी एल्केन बन रहे थे, लेकिन किससे, पहला एल्किल हैलाइड से, दूसरा एल्कोहल से, तीसरा एल्डिहाइड से, और चौथा कीटोन्स। क्या एसिड भी देगा, बिल्कुल देगा, मैंने कहा ना लगभग सारे आपस में एक HI और रेड, लगभग सभी HI और रेड फास्फोरस के साथ रिएक्ट कर जाते हैं या रिड्यूस हो जाते हैं और एल्केन होते हैं। मैं एसिड लगा RCOOH, इसकी 6 मोल HI से रिएक्शन करानी पड़ेगी इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। एक बन जाएगा RCH3, एक बन जाएगा 2H2O, और एक बन जाएगा 3 मोल्स ऑफ, मतलब पहले 2 मोल HI इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे RCHO, फिर 2 मोल HI इसको एल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे RCH2OH, और फिर 2 मोल HI इसको एल्केन में कन्वर्ट। मतलब ये क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। पहले 2 मोल HI कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट, एल्डिहाइड 2 मोल HI के साथ कंपोनेंट को एल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, जो बाद में लास्टली आपको एल्केन्स। और आपको मालूम है कि जो एल्केन्स बनते हैं वो एल्केन्स हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बनते हैं। जितने कार्बन एटम का एसिड, या जितने कार्बन एटम का एल्कोहल, या जितने कार्बन एटम का आप एल्डिहाइड लोगे, उतने ही कार्बन एटम का आपको एल्केन मिल जाएगा। देखो 1 मिनट आपको दे रहा हूँ, पीछे वाला आप लिख लो। तो ये HI और रेड फास्फोरस साथ मैंने आपको रिडक्शन बताया।
कि HI एंड रेड फास्फोरस रिड्यूस कर देंगे किसी भी ग्रुप को, लगभग सारे ग्रुप्स को, डायरेक्टली एल्केन्स। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और इसमें रेड फास्फोरस का क्या यूज है ये पूछा जा सकता है आपसे, ये भी मैंने आपको समझा। और कोई तरीका है जिससे हम एल्केन प्रिपेयर कर सकें? हाँ बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है जिससे कि हम लोग एल्केन प्रिपेयर करते हैं। फ्रॉम प्रिपरेशन of alkanes from Grignard reagent. The reaction is known as Zare-Witnoff reaction. One of the important processes of formation of alkane or one of the important processes in the hydrocarbons. कैसे बनता है जरा ध्यान से देखेंगे आप लोग। देखिए नंबर 5, पहले तो मैं यहां पर फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बताता हूं। फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक मतलब एक ऐसा कंपाउंड जिसमें ऑर्गेनिक पार्ट के साथ मेटल जुड़ा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला है RMg पॉजिटिव X निगेटिव। बनता ऐसे है कि कोई भी RX को हम Mg के साथ हीट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। आप देख रहे हो कि जहां सोडियम और मैग्नीशियम जैसे कंपोनेंट्स लिए जा रहे हैं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, वहां से मॉइस्चर या पानी को भगाया जा रहा है। मॉइस्चर नहीं आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि मॉइस्चर अलग ही रिएक्शन शुरू कर देगा इन एक्टिव मेटल्स के साथ। इसलिए हमेशा ईथर की जगह मैं क्या ले रहा हूं? ड्राई ईथर। मॉइस्चर की इंप्योरिटी नहीं होनी चाहिए, इतना ध्यान रखें। ऑर्गेनोमेटेलिक्स या मॉइस्चर की अगर इंप्योरिटी हुई तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस क्रिएट हुई, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की फॉर्मेशन नहीं होगी, सीधी बात है। तो ध्यान रखिएगा, ड्राई ईथर के साथ एल्काइल हैलाइड की मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराएगी एंड इट विल फॉर्म RMg। R और Mg के बीच कोवेलेंट बॉन्ड बना। इट इज हाईली पोलर बट कोवेलेंट, और Mg पर एक पॉजिटिव और X निगेटिव उससे जुड़ गया। मतलब the bond formed between the R and Mg is highly polar covalent bond, and the bond formed between the Mg and X is the ionic bond. Bond between R and Mg is highly polar covalent bond, and in between Mg positive and X negative there exists
perfectly perfectly electrostatic force of attraction and is ionic bond. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, पूछा जा सकता है आपसे। और मैंने आपको एक नाम और बताया इसका, वो भी लिख के दे रहा हूं। RMGX और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज ए it is a class of organo metallic compounds। ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनोमेटेलिक मतलब ऑर्गेनिक स्पीसीज आर एल्काइल ग्रुप RCH3 कार्बन के साथ मेटल जुड़ा, मेटल है मैग्नीशियम जो जुड़ा हुआ है कार्बन के साथ, देन इट इज द ऑर्गेनोमेटेलिक स्पीसीज। ये ऑर्गेनोमेटेलिक स्पीसीज है, ध्यान रखिएगा इस चीज। आई एम हाईलाइटिंग द पार्ट। ये आपके पास स्पेशल ध्यान रखने वाली बात है। वैसे तो आपको आगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब पढ़ाऊंगा तो ऑर्गेनोमेटेलिक्स पढ़ाए जाएंगे आपको, लेकिन ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यही ध्यान रखो। ऑर्गेनोमेटेलिक ये वर्ड आपके कानों में एक बार पहुंच जाना चाहिए आप बच्चों कि ऑर्गेनोमेटेलिक क्या चीज है। RMGX एक ऑर्गेनोमेटेलिक स्पीसीज। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक पार्ट के साथ मेटल का जुड़ना ऑर्गेनोमेटेलिक स्पीसीज कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। अब रिएक्शन की बात कर लेते हैं, रिएक्शन कैसी हो रही है। RMGX अब समझ गए होंगे, बार बार नहीं दिखाऊंगा इसको, ठीक है ना, डायरेक्ट RMGX लिखूंगा। इसकी किसी भी एक ऐसी स्पीसीज के साथ कंटेनिंग एक्टिव या एसिडिक हाइड्रोजन एटम, एक्टिव हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन उसको कहते हैं जब हाइड्रोजन किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से लगी। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में कार्बन सॉरी ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, तीन तो ये हैं ही आपको दिखाई दे रहे। इसके साथ साथ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन भी हाईली एसिडिक होता है, और दो तरफ से sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से लगा हुआ sp3 कार्बन भी एक्टिव। ये बात मैंने आप लोगों को जब टाटोमेरिज्म पढ़ाई थी तो भी बताई थी। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, अगर दो sp2 कार्बन के बीच में कोई sp3 कार्बन आ जाए, देन इट विल बी
active in nature. The hydrogen will leave as H positive, so it will lose the acidic hydrogen. चलिए बात करते हैं स्पीसीज कंटेनिंग एक्टिव और एसिडिक हाइड्रोजन एटम, यहां पर RH या एल्केन की फॉर्मेशन करो। और ये क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एक इसी तरीके के प्रोनाउंसिएशन का एक रिएजेंट और मैंने पढ़ाया है कोरे हाउस रिएक्शन में, जिसको हम लोग कहते हैं गिलमान रिएजेंट। डाइअल्काइल लिथियम क्यूपरेट, उसको हम गिलमान रिएजेंट कहते हैं, और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चलिए भैया बातचीत करते हैं। RMGX इसके साथ आप रिएक्शन कराना चाहते HOH वाटर, H2O ले लो। ये ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन के साथ लगा हुआ, मतलब हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन के साथ लगा है, उसमें से एक हाइड्रोजन निकल के इस R के साथ जुड़ जाएगा, R निगेटिव, और ये H पॉजिटिव। एसिडिक हाइड्रोजन निकले, क्या बन जाएगा? RH एल्केन प्लस। मैग्नीशियम के साथ आयनिक बॉन्ड से जुड़ जाएंगे, एक X और एक OH, एल्केन। चलिए सेकंड पार्ट, अगर मैं D2O ले लूं तो H2O की जगह। D2O is heavy water, deuterium is also the hydrogen which is the heavy hydrogen, the isotope of hydrogen। तो ये भी D पॉजिटिव निकाल लेगा, तो बना देगा RD प्लस Mg ODX। RD is deuteroalkane, deuteroalkane। अच्छा, NH3 के साथ रिएक्शन कराऊं? बिल्कुल, RH प्लस Mg NH2X। एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन कराऊं? CH3COH, O के साथ H लगा, एसिडिक हाइड्रोजन मिलेगा, RH Mg OCOCH3 एंड X, इसके साथ ही आयनिक बॉन्ड, ध्यान रखिए। C2H5OH के साथ रिएक्शन कराऊं? बिल्कुल हो जाएगी, RH एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए, प्लस Mg OC2H5 निगेटिव और X निगेटिव यहां से। ठीक है भैया, और करा के दिखाता हूँ बेटा। RMGX और भी रिएक्शन कर सकता है। देखिए, मान लीजिए RC ट्रिपल बॉन्ड CH के साथ रिएक्शन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कंटेन एक्टिव हाइड्रोजन है, तो कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है टर्मिनल एल्काइंस कह सकते हैं आप, दैट इज ए एक्टिव हाइड्रोजन एटम। चलिए भैया बात करते हैं। RH प्लस
Mg एक जगह तो C ट्रिपल बॉन्ड C और R, और दूसरी जगह X। चलो भैया, अगर इसके साथ रिएक्शन करा लीजिए, तो दो sp2 कार्बन के बीच वाला जो CH2 है, sp3 है, वो एक्टिव हाइड्रोजन रखेगा, इट विल बी एक्टिव मिथाइलिन। तो क्या यहां से H पॉजिटिव निकल के इस पर निगेटिव छोड़ जाएगा? 100%। क्योंकि जैसे ही, ध्यान दो, जैसे ही ये स्ट्रक्चर बनेगा, इट विल बी हाईली स्टेबल एरोमेटिक। ये जो बनेगा ये एरोमेटिक, इट विल गेन द एरोमेटिक स्टेबलाइजेशन, हकेल के रूल को फॉलो करेगा, साइक्लोपेंटा डाइइनाइल एनायन कहेंगे इसे, एंड इट विल बी हाईली स्टेबल। तो बनेगा 100% बनेगा। एच एन रिलीज करेगा, बिल्कुल करेगा। क्या बन जाएगा? एक तो बन जाएगा आर एच, हाइड्रोजन रिलीज करेगा, प्लस Mg के साथ क्या क्या लग जाएगा? Mg के साथ एक तो ये ग्रुप लग जाएगा जो ऊपर साइक्लोपेंटा डाइनाइल एनायन, आयनिक बॉन्ड से लगेगा, और एक Mg के साथ X निगेटिव। क्लियर हो रही मेरी बात? चलिए बच्चों आगे देखते हैं। और कोई एक्टिव मिथाइलिन, बहुत सारे कंपोनेंट, मैं आपको काफी सारे एग्जांपल्स तो कराए दे रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसको बैठ के रट लें। आप इसको समझिए कि कहां से आपको एक्टिव हाइड्रोजन मिल जाएगा, जहां से भी मिल जाएगा वहां से रिएक्शन। जरा देखिए, अगर मैं ऐसे करा दूं CH3 CO CH2 CO CH3, बीटा डाई कीटोन्स। ये दो sp2 कार्बन है, दो sp2 कार्बन के बीच वाला कार्बन एक्टिव मिथाइलिन है। यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा, इजीली निकल जाएगा, टाटोमेरिक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा, हाईली स्टेबल। तो एक तो बन जाएगा RH, साथ में क्या बन जाएगा? Mg। Mg के साथ एक तो X जुड़ा हुआ है, X निगेटिव, और एक जुड़ा हुआ है CH पे निगेटिव, और ये दो ग्रुप लगे हुए हैं, तो मैं लिख देता हूं COCH3 का होल ट्वाइस, एक ग्रुप ये लगा। तो इसका मतलब जिस भी स्पीसीज के पास एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, वो स्पीसीज एल्केन फॉर्म करेगी। द स्पीसीज विच विल हैव एक्टिव हाइड्रोजन और acidic hydrogen will form alkane. This process is known as Jerry-Wittnoff reaction. ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है? Jerry-Wittnoff reaction कहलाता है। These are the processes of preparation of alkanes. Alkanes की preparation की ये बेटा मैंने आपको प्रोसेस समझा। Now we will learn the physical and chemical properties of alkanes. ठीक है, कुछ जनरलाइजेशंस मैं आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में दे रहा हूं, जिनको कि आप जो है आपकी एनसीईआरटी में लिखी हैं और आराम से उनको पढ़ा जा सकता है। मेरे साथ थोड़ी सी बहुत बातें अगर सुनेंगे तो अपने आप याद भी हो जाए। तो यहां तक हमने प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्केन पूरी कर ली, and we are going towards the physical properties of alkanes. तो हेडिंग डालेंगे physical properties of alkanes.
एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहली बात, पहला C1 से लेकर C4 तक ऑल कलरलेस, ऑर्डरलेस गैसेस। कलरलेस है और ऑर्डरलेस, ऑल आर very good fuels. CH4 also known as natural gas. Whenever compressed, it is known as compressed natural gas, or CNG is best fuel among hydrocarbons. ध्यान रखिएगा, हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू अमंग द हाइड्रोकार्बन्स, बहुत अच्छा फ्यूल। एलपीजी contains isobutane in major amount, एलपीजी में आइसोब्यूटेन होती है। अब आइसोब्यूटेन क्या ऑर्डर रखती है? नहीं, गंध, सुगंध, गंध कहो, सुगंध तो मत कहो, गंध। ऑर्डर मतलब गंध, स्मेल। क्या आइसोब्यूटेन में स्मेल होती है? नहीं। तो आपकी एलपीजी में स्मेल कहां से आती है? इस चीज को ध्यान से देखेगा। टू चेक द लीकेज इन एलपीजी, इथाइल मर्केप्टॉन इज एडेड। लीकेज चेक करने के लिए इथाइल मर्केप्टॉन उसमें डाला जाता है, और that is the special type of smell we observe on the leakage of the LPG. अच्छा, C5 से C16 all are colorless, odorless liquids या लिक्विड फ्यूल्स लिखना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सारे ही फ्यूल्स। और इसी को आप पेट्रोल कह सकते हैं। पेट्रोल में जो है आइसो ऑक्टेन और नॉर्मल हेप्टेन का मिक्सचर होता है। एग्जांपल देते हैं, पेट्रोल mixture of n-हेप्टेन। n-हेप्टेन कैसा होता है बेटा? 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7। ये n-हेप्टेन हैविंग 7 कार्बन।
प्लस आइसोऑक्टेन। आइसोऑक्टेन कैसा होता है बेटा? इस तरीके 1 2 3 4 5 6 7 8, एक नियो ग्रुप लगा होता है, एक आइसो ग्रुप लगा होता है, दोनों ग्रुप CH2 से जुड़े होते हैं। 8 कार्बन एटम्स का आइसोऑक्टेन। ये पेट्रोल। क्या ये एल्केन्स है? जी हाँ। इनका एक नाम इसीलिए पैराफिन्स भी है। सारे पेट्रोलियम इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स पैराफिन्स। अच्छा, C17 and more all are colorless, odorless, waxy solids। आप वैक्स का एग्जांपल ले सकते हैं। और ये सारे एल्केन्स फ्यूल्स, ये ध्यान रखें। अगला नंबर सेकंड, van der Waals forces are present in between them, thus they have very low melting point and boiling point। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होते, thus are highly volatile। नॉर्मली भी अगर आप टेबल पर एक ग्लास में जो है पेट्रोल या कोई सब्सटेंस, प्योर गैसोलीन रख दो, इजीली इवेपोरेट हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। पोलर तो होते नहीं, हाईली नॉन पोलर है, तो इनके बीच में van der Waals फोर्सेस ही प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस बन नहीं पाते। दैट इज द रीजन इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। आपने देख ही लिया कि 4 तक तो सारी की सारी गैसेस हैं, 5 से 16 तक लिक्विड हैं, 17 के बाद वाले जितने भी हैं सारे के सारे वैक्सी सॉलिड्स। अब जरा इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में दो एक बातें समझ ली। तीसरा, boiling point increases as the number of carbon atoms increases। Also, in case of isomers, boiling point decreases with branching। Because surface area decreases। जैसे जैसे नंबर ऑफ ब्रांचिंग बढ़ती जाएंगी, सरफेस एरिया डिक्रीज करता चला जाएगा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में नंबर 4, melting point increases as the number of carbon atoms increases।
लेकिन इसमें स्पेशल केस नोट, the increase in melting point is less when we move from even to odd number carbon atom alkane, and is more when we move from odd to even number carbon atom alkanes. ध्यान दो बेटे, अगर हम C6 से C7 पे जाते तो उनके बीच का जो डेल्टा एमपी आएगा वो कम हो, थोड़ा कम इंक्रीज होगा, थोड़ा कम इंक्रीज होगा। लेकिन C7 से जब हम C8 पे जाएंगे तो अच्छा खासा इंक्रीज होगा। इसका कॉज ये होता है कि जो इवन नंबर कार्बन एटम एल्केन उन सभी में जो कार्बन एटम्स हैं वो सेम साइड, अपोजिट साइड टर्मिनल। देखो जरा ध्यान से, मैं 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 6, ये C5, ये दोनों जो टर्मिनल है, टर्मिनल्स ऑन सेम साइड, और यहां टर्मिनल्स ये क्या है C5 और ये क्या है C6, ऑन अपोजिट साइड। ध्यान रखना, इनिशियली मेल्टिंग पॉइंट में 1 2 3 4 में काफी ज्यादा वेरिएशंस है, उस वेरिएशंस को छोड़ दो तो आगे जितने भी हैं उनके लिए ये रूल काम करता है। अगर उन वेरिएशंस की बात करो तो उन वेरिएशंस में हम लोग ये कह सकते हैं कि इवन नंबर कार्बन एटम एल्केन का हायर होता है इन कंपैरिजन टू ऑड नंबर कार्बन एटम एल्केन। तो इवन नंबर कार्बन एटम एल्केन का मेल्टिंग पॉइंट क्यों हाई होता है? क्योंकि उसमें टर्मिनल्स अपोजिट साइड है, और टर्मिनल्स अपोजिट साइड है तो अच्छा क्रिस्टल स्ट्रक्चर डेवलप करेगा। तो इवन नंबर कार्बन एटम एल्केन का मेल्टिंग पॉइंट ऑड नंबर कार्बन एटम एल्केन के मेल्टिंग पॉइंट से इनिशियली 1 से लेके 4 तक में जो वेरिएशन होता है उसमें ऐसा पाया जाता है, बाद बाकी आगे तो लगातार इंक्रीज होता है। बस जब हम इवन से ऑड पे जाएंगे तो थोड़ा कम इंक्रीज होगा, और जब ऑड से इवन पे जाएंगे तो थोड़ा ज्यादा इंक्रीज। तो यहां पे लिख सकते हैं हम लोग इसी में कि इन केस ऑफ lower members the melting point of even number carbon atom alkanes is higher
then odd number carbon atom alkenes. ये लोअर मेंबर के लिए ये चीज वैलिड है, हायर मेंबर के लिए नहीं। हायर जितने भी आगे आप चलते चले जाओगे, मेल्टिंग पॉइंट कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेगा। बस जब हम इवन से ऑड पे जाएंगे तो थोड़ा कम इंक्रीज करेगा, और जब ऑड से इवन पे जाएंगे तो इंक्रीज ज्यादा। चलिए भैया, the next point is density. The highest density observed in alkanes is 0.8 gram per cc. That is, all the alkanes have lower density than water. Thus, all floats on the surface of water. यहाँ लिख लीजिएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर इज अबाउट 1 ग्राम पर सीसी। वाटर की जो डेंसिटी है वो 1 ग्राम पर सीसी। तो जितने भी एल्केन्स हैं वो सारे के सारे वाटर पे फ्लोट करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूं, cyclohexane floats on the surface of water. Why? ऐसे कर दिया, एक क्वेश्चन बना दी। पहला ऑप्शन दिया बिकॉज it exists in boat form. दूसरा ऑप्शन, because it has lower density than water. तीसरा ऑप्शन दिया because it has higher density than water. और D, none of these. तो what will be your correct answer? क्या ये बोट फॉर्म की वजह से तैर रहा है? नहीं नहीं, इसका कोई लेना देना नहीं। ये फ्लोट इसलिए करता है बिकॉज इट हैज लोअर डेंसिटी देन वाटर। ऑल दोज हैव द लोअर डेंसिटी देन वाटर विल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। दीज आर द सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बेटे केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे एल्केन्स की। ये जनरल कुछ प्रॉपर्टीज थी जिनसे के पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन। ये मैंने आप लोगों को समझा दी। केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ नेक्स्ट लेक्चर में चलो, ठीक है? मिलते हैं आपसे बेटा नेक्स्ट लेक्चर।